नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। मई 2026 में भारत के फॉरेक्स स्ट्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 1. रिजर्व्स 2 महीनों में लगभग USD 38 बिलियन गिरे। 2. यह गिरावट मुख्यतः आरबीआई द्वारा रुपये स्थिर करने के लिए डॉलर सेल्स, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और गोल्ड के रिकॉर्ड आयात के कारण हुई। उपरोक्त में कौन सा से सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल कथन 1, ऑप्शन बी केवल कथन 2, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों। अब इसे समझते हैं, दोनों कथन सही हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स 2 महीनों में लगभग USD 38 बिलियन गिरकर USD 691 बिलियन रह गए और आधिकारिक स्पष्टीकरण इसके लिए 3 कारण बताता है: आरबीआई का मार्क हस्तक्षेप, कच्चे तेल की कीमतें और सोने का रिकॉर्ड आयात, साथ ही LRAs के तहत बढ़ता विदेशी खर्च। इकोनॉमिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। निम्न में कौन भारत के वर्तमान फॉरेक्स स्ट्रेस मई 2026 का कारण नहीं बताया गया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रुपये स्थिर करने के लिए आरबीआई के डॉलर सेल्स, ऑप्शन बी वैश्विक क्रूड ऑयल की अस्थिर कीमतें, ऑप्शन सी रिकॉर्ड गोल्ड इंपोर्ट्स और उच्च ओवरसीज स्पेंडिंग, ऑप्शन डी भारत के फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स में गिरावट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारत के फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स में गिरावट। अब इसे समझते हैं। फॉरेक्स स्ट्रेस के कारण हैं ट्विन इंपोर्ट बर्डन, तेल प्लस सोना, और आरबीआई का रुपये बचाने के लिए मार्क हस्तक्षेप। फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स में गिरावट को कारण नहीं बताया गया है। भारत का CAD ऑयल और गोल्ड के इनइलास्टिक इंपोर्ट्स के संरचनात्मक बोझ के कारण बढ़ रहा है। इकोनॉमिस्ट्स एक तरफा प्रतिबंधों के बजाय कैलिब्रेटेड अप्रोच की सलाह देते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत के रिवाइज्ड FDI SOP के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 1. अधिकतम प्रोसेसिंग टाइमलाइन 12 वीक्स है। 2. 5,000 रुपए करोड़ से अधिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाले FDI प्रपोजल्स को CCA अप्रूवल चाहिए। 3. भारत के लैंड बॉर्डर देशों से इन्वेस्टमेंट्स के लिए MHA सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी है। उपरोक्त में कौन कौन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी तीनों 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी तीनों 1, 2 और 3। अब इसे समझते हैं, तीनों कथन सही हैं। रिवाइज्ड SOP 12 वीक्स की मैक्स प्रोसेसिंग, पहले 10 सभी प्रोपोजल्स F5 पोर्टल बटा NSWS के माध्यम से पेपरलेस, 5,000 रुपए करोड़ से ऊपर के इक्विटी के लिए CCA की अप्रूवल, और संवेदनशील क्षेत्रों एंड लैंड बॉर्डर देशों चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान के निवेशकों के लिए MHA सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS किस अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट के तहत स्थापित हुई थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 55/56 वर्ष 2000, ऑप्शन बी UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1593,
ऑप्शन सी यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आधा वर्ष 1947। ऑप्शन डी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 55/56 वर्ष 2000। अब इसे समझते हैं कि पीसीएस की स्थापना यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 55/56 2000 के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, जो विद्रोही समूह सरकारों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के वित्तपोषण के लिए उपयोग करते हैं, को वैध वैश्विक बाजार में आने से रोकना है। किम्बरली प्रोसेस 2000 में सदर्न अफ्रीकन देशों ने शुरू किया था। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। किम्बरली प्रोसेस केपी की कानूनी प्रकृति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, यह यूएन के तहत एक लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। ऑप्शन बी, यह कोई फॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय संगठन या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। यह सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों और बर्डन शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से काम करता है। ऑप्शन सी, यह केवल डायमंड उत्पादक देशों पर लागू होता है। ऑप्शन डी, इसका प्रबंधन केवल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO करता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यह कोई फॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय संगठन या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। यह सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों और बर्डन शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से काम करता है। अब इसे समझते हैं केपी कोई फॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय संगठन या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। यह सदस्य देशों की बर्डन शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, उद्योग और सिविल सोसाइटी के सहयोग से चलता है। इसके नियम राष्ट्रीय कानूनों नेशनल लॉज के माध्यम से लागू होते हैं, किसी बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के नहीं। भागीदारी स्वैच्छिक है पर बाजार के लिए लगभग अनिवार्य हो गई है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। हाल ही के SO2 मिटिगेशन अध्ययन के अनुसार भारत के कोल फायर्ड पावर प्लांट्स से SO2 एमिशंस 2005 के 2.36 हजार किलोटन से बढ़कर 2021 में लगभग कितने हो गए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3.05 हजार किलोटन, ऑप्शन बी 5.05 हजार किलोटन, ऑप्शन सी 4.05 हजार किलोटन, ऑप्शन डी 6.05 हजार किलोटन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5.05 हजार किलोटन। अब इसे समझते हैं। वैश्विक गिरावट के विपरीत भारत के CFPP से SO2 एमिशंस दोगुने से अधिक हो गए। 2005 में 2.36 हजार KT से 2021 में 5.05 हजार KT और 2023 में 30% और बढ़ोतरी। अध्ययन NFHS 5 के डेटा का उपयोग करके दिखाता है कि SC, सेंट, OBC और निम्न आय वर्ग असमान रूप से प्रभावित हैं, इसलिए मिटिगेशन सामाजिक न्याय का प्रश्न है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। SO2 मिटिगेशन अध्ययन के अनुसार किन राज्यों में सबसे अधिक अवॉइडेबल मोर्टालिटी है और इसलिए मैंडेटरी FGD से सबसे अधिक लाभ होगा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, झारखंड और ओडिशा, ऑप्शन डी केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक।
अब इसे समझते हैं। अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में जनसंख्या घनत्व के कारण सबसे अधिक अवॉइडेबल मोर्टेलिटी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ और ओडिशा बड़े कोल पावर प्रोड्यूसर्स में एफजीडी अपनाने से सबसे अधिक एआईआर क्वालिटी सुधार होगा। सेंटर ने जुलाई 2025 में एमिशन नॉर्म्स में ढील दी थी, जिसे शोधकर्ता वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल भारत के प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट में सीधे मतदान द्वारा, ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर, तीनों सर्विस चीफ से परामर्श करके। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब इसे समझते हैं। सीडीएस की नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी करती है, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 62 वर्ष से कम आयु का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त 3 स्टार LT gen बटा एयर मार्शल बटा वाइस एडमिरल या 4 स्टार अधिकारी पात्र है। पद पर अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष है। सीडीएस पद में तीनों सर्विस चीफ्स के बराबर है, पर फर्स्ट अमंग इक्वल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 1. यह एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। 2. जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। 3. सीडीएस चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी कॉस्क के स्थायी परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। उपरोक्त में कौन कौन सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी तीनों 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 और 3। अब इसे समझते हैं। कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 गलत है। सीडीएस एक संवैधानिक पद नहीं है। यह दिसंबर 2019 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नोटिफिकेशन से बनाया गया था और इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 23वें स्थान पर है। जैन बिपिन रावत जनवरी 2020 पहले सीडीएस थे। सीडीएस कॉस्क के परमानेंट चेयरमैन होते हैं, पहले की रोटेटिंग व्यवस्था के स्थान पर। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद की स्थापना किन 2 प्रमुख समितियों की सिफारिशों पर आधारित थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 और शेट्कर कमेटी 2016, ऑप्शन बी सरकारिया कमीशन और पंछी कमीशन, ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर कमीशन और वाजपेयी कमेटी, ऑप्शन डी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी और नरेश चंद्रा टास्क फोर्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 और शेट्कर कमेटी 2016। अब इसे समझते हैं। सीडीएस का पद कारगिल रिव्यू कमेटी 1999, जिसके अध्यक्ष के सुब्रह्मण्यम थे, और शेट्कर कमेटी 2016 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित हुआ। दोनों समितियों ने कारगिल वॉर 1999 में सामने आए तीनों सेनाओं के समन्वय में कमियों को रेखांकित किया था। सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख और डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं।
तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।